हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 से रहने वाली है। और इस क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि सीडीपी का जो सिलेबस होता है पेपर 1 और पेपर 2 वो उतना अलग नहीं होता है, लगभग एक जैसा होता है। तो इसलिए प्रश्न भी लगभग लगभग एक जैसे पूछे जाते हैं। तो ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। तो साथियों, प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉपी और पेन ले सकते हैं और उसमें 1 से लेकर और 30 तक क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जैसे जैसे हम प्रश्नों को आगे करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपका पहला प्रश्न सही हुआ, दूसरा सही हुआ, तीसरा सही हुआ, और क्लास के अंत में आप देखेंगे कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ऐसा करने से आप अपनी तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। साथियों, प्रश्न नंबर 1 है कि विद्यालय आधारित आंकलन की मुख्य विशेषता। हमें बताना है कि जो विद्यालय है, विद्यालय आधारित जो आंकलन है, हमें आंकलन की मुख्य विशेषता बतानी है। पहला ऑप्शन दिया गया हमें शिक्षा केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र, और बी है कि बाल केंद्रित और व्याख्यान आधारित शिक्षण शास्त्र, और सी है बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय आधारित आंकलन बताना हमें, ठीक है। तो बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित जो शिक्षण है वही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 2, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 है मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें बताना है कि जो मानव विकास है, मानव विकास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि मानव विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है। कि जो मानव विकास है, मानव विकास क्या है कि मानव के विकास से तात्पर्य क्या, मनुष्य के आकार और भार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो सिर्फ आकार और भार में बताया जा रहा है, ठीक है। और अगला है कि मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो मानव विकास है, मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। जिस प्रकार से जो हमारा मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास को हम क्या नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं कि कितना किलो हुआ या कितना केजी हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हम मानसिक विकास को नहीं माप सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है, गुणात्मक भी होता है, ठीक है। और सी है कि मानव विकास केवल, यहां पर केवल दिखाया गया है कि केवल मात्रात्मक होता है। तो जहां पर केवल या के लिए ही होता है तो वो ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा क्या रहते हैं, ए सिंगल दिशा के तरफ क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो वो ज्यादा से ज्यादा गलत होते हैं, ठीक है। और यहां पर भी बताया गया कि मानव विकास का अर्थ केवल शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 3, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि मानसिक विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है। हमें स्मृति दिया गया है और चिंतन दिया गया है और अभिप्रेरणा दिया गया है। तो हमें बताना है कि मानसिक विकास के अंतर्गत कौन सी मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित है। तो अगर हम स्मृति की बात करें तो यह भी मानसिक विकास के अंतर्गत आता है, और चिंतन भी मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। लेकिन जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा मानसिक विकास के अंतर्गत नहीं आती है। और जब नहीं आती है तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि पहला और दूसरा सत्य, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है साथियों प्रश्न नंबर 4, आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से मानव विकास के सिद्धांत कौन सा तथ्य सत्य है। कि मानव विकास का जो सिद्धांत है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि निरंतर विकास का सिद्धांत, और बी है कि विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, और सी है कि वंशानुक्रम वातावरण की
अंतःक्रिया का सिद्धांत, और डी है कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर उपरोक्त में से सभी सही नहीं होता और इसके जगह कोई सा और होता तो सी सबसे सही आंसर होता है, लेकिन यहां उपरोक्त में से सभी सही है, तो निरंतर विकास का सिद्धांत भी क्या है, मानव विकास का सिद्धांत है भाई। ठीक है कि मानव क्या करता रहता है, निरंतर विकास करता रहता है, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करें इसी प्रकार से कि विकास की भिन्नता की जो गति का सिद्धांत है, तो जो विकास की गति है वो भी क्या है, अलग अलग मानव की या अलग अलग व्यक्ति की क्या रहती है, अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सीखने की प्रक्रिया के बाधक कारक की, जो सीखने की प्रक्रिया है उसके बाधक कारक कौन कौन से, तनाव, तनाव भी क्या है, सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और थकान भी क्या है, सीखने की प्रक्रिया में क्या है, बाधक है। लेकिन जो रुचि है, रुचि क्या नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में बाधक नहीं है। अगर हमें किसी विषय को पढ़ने में हमारी रुचि है तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, ये सीखने की प्रक्रिया में क्या नहीं है, बाधक नहीं है। और जब नहीं है तो पहला और दूसरा जहां पर होगा तो ऐसा ऑप्शन भी कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि गणित के प्रश्न को हल करना। ठीक है, गणित के प्रश्नों को हल करना या किसी के बारे में कल्पना करना किस प्रक्रिया का क्या है, उदाहरण है। कि गणित के प्रश्नों को हल करना और किसी के बारे में कल्पना करना, ये किस प्रकार का उदाहरण है, जैविक उदाहरण है या सामाजिक उदाहरण है या संज्ञानात्मक उदाहरण है या संवेगात्मक उदाहरण है। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कि हम क्या करते हैं, गणित के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं और साथ में किसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत और क्या आता है, जैसे भाषाई विकास भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है, और जैसे तर्क लगाना, ठीक है, रीजनिंग, वो भी किसके अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो साथियों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 7, आइए समझते हैं। विकास की कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे चले जाते हैं और अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से क्या करते हैं, सोचने लगते हैं। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि संवेदीगामक अवस्था, दूसरा दिया गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा दिया गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा दिया गया है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों अगर हम बात करें कि जो संवेदीगामक अवस्था है इसे शैशव अवस्था भी कहा जाता है, या सेंसर मोटर स्किल भी कहा जाता है, या इसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है। तो आपको अलग अलग नामों से इसे बताया जा सकता। तो ये जन्म से और 2 वर्ष के बीच की होती है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये ऊपर वाला हो जाएगा साथियों, ये किसका है, ऊपर वाले का है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो समय रहता है या टाइम पीरियड रहता है, तो कितना, तो 2 से और 6 वर्ष के बीच पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय रहता है वो 7 से और 11 साल के बीच का रहता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इसे ही क्या कहा जाता है, अमूर्त। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका समय कितना रहता है, तो 12 से और 18 के बीच का रहता है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया कि अमूर्त एवं अधिक तार्किक रूप से सोचने लगते हैं, कौन सी अवस्था में बच्चे अधिक तार्किक और अधिक मूर्त तरीके से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मूर्त का, अमूर्त का मतलब क्या होता है साथियों, अमूर्त का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो हमारे सामने नहीं है, हम उनके बारे में भी क्या कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, और मूर्त का मतलब क्या होता है, जो हमारे सामने चीजें होती है हम उनके बारे में भी जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अमूर्त का मतलब हो जाएगा कि जो हमारे सामने चीजें नहीं है हम उनके बारे में भी क्या कर पा रहे हैं, कल्पना कर पा रहे हैं या तर्क लगा पा रहे हैं। ठीक है,
है। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 8, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि बच्चों के शिक्षण में पियाजे के सिद्धांत से संबंधित कौन सा विचार प्रयुक्त किया जा सकता है। कि जो पियाजे हैं, पियाजे के संबंध में जो बच्चे हैं, बच्चों को शिक्षण संबंधी कौन सा इस प्रकार का क्या है, सिद्धांत है जो प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला है कि सृजनवादी उपागम का प्रयोग। तो बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सृजनवादी होते हैं। ठीक है, और अगला हो जाएगा बच्चे के ज्ञान तथा चिंतन के स्तर का को ध्यान में रखना। तो बिल्कुल सही बात है कि हमें क्या करना है कि बच्चे का जो ज्ञान है और जो चिंतन का स्तर है हमें उसे भी क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसीलिए पियाजे ने क्या है, संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं दी है। ठीक है, या 4 स्टेजों में बांटा है। और अगर हम बात करें पहले की सृजनवादी, तो पियाजे ने ही बच्चों को क्या कहा है, नन्हे वैज्ञानिक कहा है। ठीक है, और अगला हो जाएगा कि सतत आंकलन का प्रयोग। तो ये भी सही है कि सतत आंकलन का प्रयोग। और अगला है कि कक्ष की व्यवस्था को अन्वेषण एवं खोज के रूप में क्या करना, अन्वेषण और खोज के रूप में बदलना। तो ये भी सही है। तो चारों के चारों कथन क्या है साथियों, इसके सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है, तो आजकल के जो विद्यार्थी है वो ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के हो गए हैं कि पढ़ने की इच्छा भी नहीं रखते हैं और इस प्रकार से भी सोचते हैं कि हमारे नंबर भी अच्छे आ जाएं और हमें लोग क्या करें, इज्जत भी दें। हैं आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं भाई। हैं जो कक्षा 11 या 12 या इससे नीचे के जितने भी सारे बच्चे हैं वो इस प्रकार के हो गए हैं। ठीक है, तो उसे किसी अच्छे परिणामों की आशा नहीं रख सकते। तो अगर बच्चा क्या नहीं है, बच्चे की पढ़ने में क्या नहीं है भाई, इच्छा शक्ति नहीं है, तो हम उससे अच्छे परिणामों की आशा भी नहीं रख सकते हैं। यह कथन सीखने के किस सिद्धांत को दर्शाता है। हमें पहला दिया गया कि प्रभाव का सिद्धांत, और अगला है कि नवीनता का सिद्धांत, और अगला है तत्परता का सिद्धांत, और अगला है अभ्यास का नियम। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि तत्परता का जो नियम है या सिद्धांत है ये किसने दिया, E.L. थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है किसी समस्या का समाधान करते समय यदि वह विद्यार्थी अचानक से उसी समस्या का क्या निकाल लेता है, हल निकाल लेता है, तो इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, किसी समस्या का समाधान कर रहा है और यदि वो क्या करता है, अचानक से उस समस्या का हल ढूंढ लेता है, तो ये किस प्रकार के अधिगम में आएगा। हमें पहला दिया गया कि अनुकरण द्वारा सीखना, और बी है कि अभ्यास द्वारा सीखना, और सी है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, और डी है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि अंतर्दृष्टि द्वारा समझना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 11, आइए समझते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी विभिन्न उत्तरों की तुलना करता है, कि अगर कोई विद्यार्थी क्या कर रहा है, कक्षा में विभिन्न उत्तरों की क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, और यह निर्णय लेता है कि कौन सा उत्तर क्या है, श्रेष्ठ है, तो यह विकास किस प्रकार का चिंतन है। तो हमें पहला ऑप्शन दिया गया कि सृजनात्मक चिंतन है, और दूसरा है बी है नवाचारी चिंतन है, और सी है समालोचनात्मक चिंतन है, और डी है कल्पनाशील चिंतन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 12, आइए समझते हैं।
प्रश्न नंबर 12 है कि यदि एक विद्यार्थी गाने की अच्छी धुन बना सकता है, ठीक है, एक विद्यार्थी क्या है, गाने की अच्छी धुन बना सकता है और वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अंतः क्रिया करता है, ठीक है, वो अन्य विद्यार्थियों के साथ क्या करता है, अंतः क्रिया भी करता है, दूसरों की सहायता करता है और दूसरों की भी सहायता करता है और उसका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा है, तो वह किस प्रकार के बौद्धिक कौशल में अच्छा है। हमें पहला दिया गया कि संगीत में और अंतः व्यक्ति, और अगला है कि संगीत में और अंतर्व्यक्तिक व्यक्तिक, और सी है कि अंतर्व्यक्तिक और शाब्दिक, और डी है कि शाब्दिक और संगीत में। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। संगीत में और अंतर्व्यक्तिक का मतलब क्या हो जाएगा कि वो बच्चा क्या है, एक तो संगीत में अच्छा है और साथ में अंतर्व्यक्तिक का मतलब क्या है कि वो लोगों के साथ क्या कर पाता है, अच्छे से घुल मिल पाता है, तो इसे क्या कहते हैं, अंतर्व्यक्तिक कहते हैं। और अंतः व्यक्ति किसे कहेंगे, जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है, जल्दी से दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम अंतः व्यक्ति कहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही है। हमें बताना है कि कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संबंध में सही है, और ये बुद्धि परीक्षण से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, और इससे पहले वाले जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं उनमें हमने बुद्धि परीक्षणों के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। पहला कथन है कि बुद्धि परीक्षण केवल शाब्दिक होता है, तो केवल शाब्दिक तो नहीं होता है, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में बहुत क्या है, कथन होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सी है कि बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम किसी भी आयु के वर्ग के लिए कर सकते हैं, किसी भी आयु के वर्ग के लिए तो हम बुद्धि परीक्षण का प्रयोग नहीं करते हैं। और डी है कि बुद्धि परीक्षण का प्रयोग हम उसी आयु वर्ग पर ही कर सकते हैं जिसके लिए वो बना है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जिसके लिए बना है, हम उसी आयु के जो बच्चे हैं या आयु वर्ग में आने वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि शिक्षा की वह प्रक्रिया में कौन सा उपागम अधिगम करता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षकों की शिक्षण का या शिक्षा का वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, उपागम अधिगमकर्ता को हम क्या रखते हैं, केंद्र में रखते हैं। मतलब विद्यार्थियों को हम किस में रखते हैं, केंद्र में रखते हैं, ना कि शिक्षक को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, और अगला है कि सृजनवादी उपागम, और सी है कि शिक्षक केंद्रित उपागम। तो यहां पर साफ साफ बताया गया है कि जिसमें हम किसको अधिगमकर्ता को क्या रखते हैं, केंद्र में रखते हैं, ना कि शिक्षक। तो शिक्षक नहीं होगा। और पहला और दूसरा बिल्कुल सही है कि इसमें क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम होता है और सृजन उपागम, ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास डी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, आइए समझते हैं। एक विद्यार्थी इसलिए सुंदर हस्तलेख लिखता है, कि एक विद्यार्थी है और वो इसलिए सुंदर लेख लिखता है क्योंकि उसके शिक्षक उसकी जो नोटबुक में क्या करते हैं, एक अच्छा स्टार देते हैं या एक बड़ा स्टार देते हैं। यह उदाहरण किसका है, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा तो ये होता ना कि अगर बच्चा क्या है, स्वयं से इस प्रकार से अभिप्रेरित होता है कि मैंने अपने राइटिंग को क्या करना है, सुधारना है, तो ये सही होता। लेकिन वो किसके लिए, स्टार के लिए क्या कर रहा है भाई, कि टीचर क्या करेंगे, उसे एक स्टार देंगे भाई, ठीक है। इसलिए वो क्या कर रहा है, अच्छा लिख रहा है
अगला हो जाएगा कि अधिगम का और अभ्यास का और बाह्य अभिप्रेरणा का। तो बाह्य अभिप्रेरणा है कि टीचर क्या देते हैं, स्टार देते हैं, इसलिए बच्चा अच्छा लिखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, आइए समझते हैं कि किसी विद्यालय में भोजन अवकाश की घंटी रोज अपराह्न 12 बजे बजती है। यदि किसी दिन अपराह्न 12 बजे घंटी नहीं बजती है लेकिन फिर भी बच्चे भोजन अवकाश के लिए उठकर बाहर चले जाते हैं, यह उदाहरण है। और ऐसा होता भी है स्कूलों में, जो बच्चे हैं, बच्चे जैसे ही घंटी बजने वाली होती है या इंटरवल से पहले जो चौथी घंटी होती है, बच्चे पहले ही क्या करने लगते हैं, खाने का इंतजार करने लगते हैं कि कब घंटी बजे। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है? हमारे पास पहला दिया गया है कि शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत या क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही उत्तर हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कि 12 बजते ही बच्चे क्या कर लेते हैं, उठकर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सीखने का कौन सा सिद्धांत पुनर्वलन पर विशेष बल देता है? क्रिया प्रस्तुत का अनुबंध का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या उद्दीपन या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, आइए समझते हैं। प्रश्न के आकार को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ए है कि विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा, और बी है कि सामान्य विद्यालयों में केवल दृष्टिबाधित बच्चों को सम्मिलित करना। तो ये भी गलत हो जाएगा। और सी है कि सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, सभी बच्चों को हम एक ही विद्यालय में क्या करते हैं, पढ़ाते हैं या सम्मिलित करते हैं। चाहे बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम हो, चाहे बच्चा मानसिक रूप से अक्षम हो, चाहे बच्चा आईक्यू लेवल जिसका कम हो या आईक्यू लेवल जिसका ज्यादा हो, जब हम सभी बच्चों को क्या करते हैं, एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ाते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। और डी है कि दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालयों में सम्मिलित करना। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि अधिगम है, अधिगम क्या है? नवीन ज्ञान का अर्जन है या नवीन कौशल का अर्जन है या नवीन मूल्यों का अर्जन है? तो अधिगम क्या है? अधिगम ये तीनों के तीनों है, नवीन ज्ञान का अर्जन और नवीन कौशल का अर्जन और नवीन मूल्यों का अर्जन, ये तीनों के तीनों क्या है, अधिगम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, 20, आइए समझते हैं। कलम ए का मिलान कलम बी से करना है। ठीक है, तो ए में दिया गया है कि विद्यालयों का वातावरण और बी में है उदाहरण। ठीक है, तो अगर हम बात करें शारीरिक, शारीरिक का मतलब क्या हो जाएगा कि दोस्तों के साथ खेलना, कि बच्चा दोस्तों के साथ खेल रहा है। और दूसरा है कि मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक में कौन सा आएगा, प्यार और देखभाल आएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सामाजिक, तो सामाजिक में क्या आएगा, कक्षा, कक्षाओं की संख्या। और सांस्कृतिक में क्या आएगा, सांस्कृतिक में क्या आएगा, रीति रिवाज और परंपरा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है जिसका पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा दो में है, ये तो पहले ही कट जाएंगे। ठीक है, पहले का दूसरा, ठीक है, दो है। और फिर मनोवैज्ञानिक का पहला, मतलब दूसरे का पहला, दूसरे का पहला। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 21, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि थर्मामीटर के उपयोग का प्रदर्शन करते हुए क्वथनांक और हिमांक को दर्शाना उदाहरण है।
हमारे पास पहला दिया गया है कि सरलीकृत पाठ्यचर्या का, और दूसरा है कि पूरक पाठ्यचर्या का, और सी है कि वैकल्पिक पाठ्यचर्या का, और डी है कि गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या। तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये गतिविधि आधारित क्या है, पाठ्यचर्या है, कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वथनांक और हिमांक को दर्शा रहे हैं। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, थर्मामीटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 विबग्योर उदाहरण है, न्यूमोनिक का है, या प्रत्यक्षीकरण का है, या चिंतन का है, या तर्क का है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो न्यूमोनिक हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, आइए समझते हैं। विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए। पहला दिया गया है कि गतिविधियां आयु विशेष नहीं होनी चाहिए, और बी है कि गतिविधियों की योजना बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। तो ये सही हो जाएगा। और अगला है कि गतिविधियां केवल शारीरिक विकास पर, तो यहां पर केवल आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा, और यहां पर भी केवल है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर बताया गया है कि गतिविधियां आयु विशेष नहीं होनी चाहिए, आयु विशेष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 24, आइए समझते हैं। और प्रश्न नंबर 24 थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसके आकार को थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, ताकि आपको प्रश्न पूरा दिख पाए। प्रश्न नंबर 24 है साथियों कि कॉलम ए का मिलान हमें क्या करना है, कॉलम बी से करना है। ठीक है, तो पहले में दिया गया है कि जैसे दिव्यांगता का जो प्रकार है, और अगला है कि पाठ्यचर्या अनुकूलन। पहला है कि चलन बाधित दिव्यांगता, कि जो चलने संबंधित दिव्यांगता है उसके लिए जो सही हो जाएगा, तो उसके लिए पहला ही सही हो जाएगा कि किसी पाठ्यचर्या अनुकूलन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसका पहला मिलान सही हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकंड की, सीखने संबंधी जो दिव्यांगता है उसके लिए शिक्षण रणनीतियों एवं निर्देशनात्मक विधि में क्या करना है, हमें अनुकूलन करना है। तो दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तीसरे की, कि अल्प दृष्टि दिव्यांगता के लिए हम क्या करेंगे, बड़े अक्षरों में किताबें। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पहले ही सुमेलित है, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 25 रहने वाला है, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है जिससे हम बच्चे की समझने की योग्यता को आंकलन कर सकते हैं। ऐसा कौन सा प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है कि जिसमें हम बच्चे की जो समझने की क्षमता है उसका हम क्या कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। पहला दिया गया कि भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी क्या है, बच्चा एक शब्द में क्या दे देगा, आंसर दे देगा, दिल्ली। तो हम इसमें क्या नहीं समझ पाएंगे, बच्चे की जो समझने की योग्यता है उसका आंकलन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगला है कि सौर मंडल में कितने ग्रह है, तो बच्चा आसानी से आंसर दे देगा कि सौर मंडल में कितने 8 ग्रह है। तो इससे भी हम जो बच्चे की समझने की क्षमता या योग्यता है उसका आंकलन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और सी है कि हम सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो सीधा सीधा बच्चा महात्मा गांधी का जन्म बोल देगा। तो इससे भी हम बच्चे की जो समझने की योग्यता है उसका आंकलन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 26, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला दिया गया है कि विद्यार्थियों में संवेगों के विकास एवं सौंदर्य बोध हेतु विधियां सृजनात्मक
नाटक एवं नृत्य, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि व्यक्तिक व सामाजिक कौशल के विकास हेतु गतिविधियां, सामूहिक खेल और गायन में प्रतियोगिता, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने हेतु गतिविधियां, चलना और कसरत करना, तो जिसमें हम क्या करते हैं, बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हैं जिन गत्यात्मक कौशलों में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल कहते हैं। और अगला है कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां, बागवानी और पकड़ना और भागना, तो साथियों यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में हम क्या करते हैं, जो हमारी छोटी मसल्स है उनका प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो कि आंखों में काजल लगाना और पेंटिंग करना या सुई में धागा डालना, तो यही किसके अंतर्गत आते हैं, तो यही सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमें बताया गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, आइए समझते हैं। एरिक एरिक्सन, तो एरिक एरिक्सन के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे विकास की किस अवस्था में होते हैं, कि जो 6 से 11 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, एरिक एरिक्सन के अनुसार वो कौन से अवस्था में होते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता और अंतरंगता बनाम अलगाव, और डी है कि पहल बनाम अपराध। तो अगर हम बात करें एरिक एरिक्सन, तो एरिक एरिक्सन ने क्या दिया है, मनोसामाजिक विकास का क्या दिया है, सिद्धांत दिया, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और इसमें इन्होंने कितनी 8 अवस्थाएं बताई है, मनोसामाजिक विकास की एरिक एरिक्सन ने कितनी 8 अवस्थाएं बताई है। 8 अवस्था में जो पहली है विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास में जो शैशव अवस्था है, शैशवा अवस्था, और शैशव अवस्था का जो समय रहता है, तो जन्म से 2 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, हम शैशव अवस्था कहते हैं। और शैशव अवस्था को जो एरिक एरिक्सन है, एरिक एरिक्सन ने अपने मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा है, विश्वास बनाम अविश्वास कहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता ये कौन से उसमें रहता है, इसे विद्यालय अवस्था भी कहा है या स्कूल की एज भी कहा है। ठीक है, विद्यालय अवस्था, इसका जो समय रहता है वो कितना, 6 से 11 का रहता है। और 6 से 11 में ही जो एरिक एरिक्सन है, एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में क्या कहा है, परिश्रम बनाम हीनता कहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। सृजनात्मकता चिंतन की किस अवस्था में हम यह निर्णय लेते हैं कि अंतर्दृष्टि मूल्यवान है और अनुसरण करने योग्य है, कौन सी अवस्था में, तो हमें ऑप्शन दिया गया है कि विस्तारीकरण और अंतर्दृष्टि, और सी है मूल्यवान, और डी है उद्वन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, रोरशाह इंक ब्लांट परीक्षण है। तो प्रश्न नंबर 29 ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो साथियों प्रश्न को समझने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो और अभी तक आपने हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी जरूर से जरूर लाइक करें और साथ में साथियों एक कॉमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं उत्तर की ओर। पहला है कि व्यक्तित्व परीक्षण, और दूसरा है बुद्धि परीक्षण, और तीसरा है रुचि परीक्षण, और चौथा है अभिक्षमता परीक्षण। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। आइए समझते हैं कि कक्षा कक्ष में वातावरण
सृजन हेतु एक शिक्षक को ये कौशल एवं गुण विकसित करने चाहिए कि निम्न में से कौन से गुण विकसित करने चाहिए। तो हमें पहला दिया गया है कि संवेदनशीलता एवं देखभाल, और अगला है कि विश्वसनीयता, और अगला है कि स्वयं व अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। और जब तीनों के तीनों सही है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें जिनका भी इस बार यूटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।